मुझे इस वक्त पेट का कैंसर है, फिर भी डॉक्टर मुझे जाकर एक बर्गर खाने के लिए कह रहा है। मेरे माता-पिता मुझे कहते हैं कि मैं उन्हें फ़ोन करने की तकलीफ भी ना उठाऊं, ये कहते हुए कि एक छोटी-सी बीमारी से कभी कोई नहीं मरा। लेकिन सिर्फ मुझे पता है कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं। अस्पताल से अकेला बाहर निकलते हुए मैं पिछले 19 सालों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मेरे माता-पिता ने हमेशा मेरी छोटी बहन का पक्ष लिया है और उन्होंने मुझे हमेशा एक ही बात कही है, तुम बड़े हो, समझदार बनो, हमेशा अपनी बहन के सामने झुकना सीखो। बाहरी दुनिया के लिए मैं हमेशा एक परफेक्ट बच्चा रहा हूं जिसकी सब ने तारीफ की है। लेकिन उनकी नजरों में मैं सिर्फ एक नाफरमान बड़ा भाई रहा हूं। और इस बार जब मैं अचानक बेहोश हो गया, तब भी उन्होंने मेरी बहन लिली की पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना ही सही समझा। और उन्होंने मुझ पर सिर्फ एक ठंडी लाइन फेंक दी, चेकअप के बाद सीधे घर आ जाना। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूं, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाता। तभी सामने से कोई मुझसे टकरा जाता है जिससे उसका सारा सामान जमीन पर बिखर जाता है। मैं बिना सोचे समझे माफी मांगता हूं, लेकिन जब मैं ऊपर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि यह मेरे पुराने पड़ोसी मिस्टर वॉलेस हैं। एथन, क्या तुम चलते वक्त अंधे हो जाते हो? देखो तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ तोड़ दिया। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कैसे संस्कार दिए हैं? मिस्टर वॉलेस बिना एक भी सवाल पूछे मुझ पर बरस पड़ते हैं। चलिए मैं आपको इसके पैसे दे देता हूँ। मैं कुछ नोट निकालता हूँ और तुरंत उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह पैसे छीनते हैं और जाने के लिए मुड़ते हैं। और जैसे ही मैं उनकी पीठ देखता हूँ, मुझे अचानक लगता है कि मुझ जैसे मरते हुए इंसान को अभी भी इतना डरपोक और दबा हुआ क्यों होना चाहिए। इसमें साफ तौर पर उनकी गलती थी, इसलिए बिना सोचे समझे मैं उन्हें आवाज देता हूँ और रोकता हूँ। फिर मैं सीधा उनके पास जाता हूँ, उनके हाथों से सारा सामान छीनता हूँ और उसे पास के डस्टबिन में फेंक देता हूँ। मिस्टर वॉलेस हैरान रह जाते हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें इसके पैसे दे दिए हैं, तो अब ये सब मेरा है और मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मिस्टर वॉलेस बस वहां दंग रह जाते हैं, काफी देर तक रिएक्ट भी नहीं कर पाते। फिर मेरी टोन बदलती है और मैं बात जारी रखता हूँ। मिस्टर वॉलेस, आप ही मुझसे टकराए थे और फिर भी आपने पलटकर मुझे ही डांट दिया। क्या आप अंधे हैं? उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन मैं अब उन पर ध्यान नहीं देता। मैं मुड़ता हूँ और वहां से चला जाता हूँ। जब मैं घर पहुंचता हूँ तो मेरे पेरेंट्स और लिली पहले से ही डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, वे तीनों मुझे घूरने लगते हैं। मैं बस बड़बड़ाता हूँ, मैं वापस आ गया हूँ और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता हूँ। तभी मेरी मॉम, लिंडा, अपने गुस्से को बमुश्किल रोकते हुए चिल्लाती है, "यह किस तरह का एटीट्यूड है?" फिर वह मुझ पर दबाव बनाने लगती है। मिस्टर वॉलेस ने आज फोन किया था और कहा था, तुमने उन्हें टक्कर मारी, माफी नहीं मांगी और उल्टे उन्हें गाली भी दी। मेरे डैड, रिचर्ड भी मेरे दरवाजे के पास आते हैं। उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ा होता है। एथन, तुम्हें यह समझने की जरूरत है, हमारे परिवार ने तुम्हें कभी इस तरह से परवरिश नहीं दी है। गलती करना ठीक है, जब तक कि तुम उसे स्वीकार करते हो। अब जाओ मिस्टर वॉलेस को कॉल करो और दिल से माफी मांगो। समझे तुम? लेकिन मैं बस रुखाई से जवाब देता हूं, नहीं। वे दोनों जम जाते हैं, काफी देर तक इस बात को समझ ही नहीं पाते। ये किस तरह का एटीट्यूड है? हम ये सब तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। मेरे इन शब्दों की वजह से वे तुरंत गुस्से में आ जाते हैं और मुझे भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। आज वही दिन था जब मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट ली थी। फिर भी जब से मैं अंदर आया हूं, उनमें से एक ने भी मेरी कंडीशन के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा। लिंडा को लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। एथन, अगर तुम किसी से टकराते हो तो क्या तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? लेकिन रिचर्ड अभी भी गुस्से में है। उस पर शब्द क्यों बर्बाद कर रहे हो? इस परिवार में किसी बदतमीज बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है। अगर वह माफी नहीं मांगता है, तो वह आज से हमें मॉम और डैड कहना बंद कर सकता है। ठीक है, मैं तैयार हूं। मैं ठंडे लहजे में जवाब देता हूं, फिर अपना सिर उठाता हूं और बात जारी रखता हूं। आपने मुझे जिंदगी दी है, इसलिए मुझे आपको हमेशा मॉम और डैड कहना चाहिए था। लेकिन चूंकि आप ही मुझे ऐसा न करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा कभी ऐसा नहीं कहूंगा। मॉम और डैड अपनी जगह पर सुन्न रह जाते हैं। ये क्या हो रहा है? अतीत में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुरंत गलती मान लेता था और माफी मांग लेता था। फिर भी अब मैं वास्तव में ये सब कह रहा हूं। रिचर्ड का सिर गुस्से से फटने लगता है। उनका शरीर बुरी तरह कांपने लगता है और लिंडा मुझे पूरी निराशा से घूरने लगती है। एथन, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? मैं उनकी तरफ ठंडी नजरों से देखता हूं। मैं आज अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेने गया था और आप दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। मेरी कंडीशन के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा। वे दोनों सहम जाते हैं। तुम्हारी बीमारी कैसी है? एक असली मर्द थोड़ी सी बीमारी का रोना नहीं रोता। औरतों की तरह इतना कमजोर बनना बंद करो।
मॉम लिंडा के शब्द कम से कम सच्चे हैं, बस बहुत देर से आए हैं। जबकि डैड रिचर्ड के शब्द तीखे और चुभने वाले हैं। मैं थक गया हूं, क्या आप कृपया बाहर जा सकते हैं? मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मेरे पास अब उन्हें कुछ भी समझाने का मूड नहीं बचा है और रिचर्ड अभी भी कुछ और कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिंडा जल्दी से उन्हें बाहर खींच लेती है। थोड़ी देर बाद लिंडा का फोन बजने लगता है। हेलो, मैं एथन का डॉक्टर बोल रहा हूँ। वह आज अपनी रिपोर्ट घर नहीं ले गया। एक बुजुर्ग आदमी की आवाज लाइन पर आती है। कोई गंभीर बात तो नहीं है ना? मैं समझ गई। लिंडा एक मुस्कान के साथ अपना हाथ हिलाती है और डॉक्टर मिलर को धन्यवाद भी देती है। डॉक्टर मिलर थोड़ी देर खामोश रहते हैं। उसने आपकी खातिर आपको नहीं बताया, लेकिन उसके माता पिता होने के नाते मुझे लगता है कि आपको सच जानने का पूरा हक है। डॉक्टर, आप मुझे डरा रहे हैं। मेरा बेटा हमेशा पूरी तरह से हेल्दी रहा है। लिंडा हंसकर इसे टाल देती है और डॉक्टर मिलर एक गंभीर आवाज में अपनी बात जारी रखते हैं। आपके बेटे को लास्ट स्टेज का पेट का कैंसर है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। डॉक्टर, आप मजाक कर रहे होंगे। मेरा बेटा बिल्कुल हेल्दी है। कोई खांसी नहीं, कोई छींक नहीं। ये कैसे पॉसिबल है? अचानक उस पल में लिंडा को डर महसूस होने लगता है। प्रोफेशनल मशीनें इस तरह के रिजल्ट्स में गलतियां नहीं करती। डॉक्टर मिलर की टोन बिल्कुल शांत होती है। फोन रखने के बाद लिंडा बस वहीं सुन्न खड़ी रह जाती है। नहीं, मुझे जाकर एथन से पूछना होगा। लिंडा की आंखों में घबराहट साफ दिखाई देती है और वह पूरी स्पीड से ऊपर भागती है। बेडरूम में मैं आराम से सो रहा हूं। लिंडा मेरे शांत चेहरे को घूरने लगती है और उनके सीने में एक दर्द सा उठने लगता है। उस रात बिस्तर पर लेटे लेटे लिंडा इतनी सारी बातों के बारे में सोचती है और उन्हें अचानक एहसास होता है कि उन्होंने अपने बेटे को कभी कुछ दिया ही नहीं। मुझे अभी भी वह समय याद है जब उसने कहा था कि उसे ड्यूरियन चाहिए, लेकिन क्योंकि लिली को उसकी स्मेल पसंद नहीं थी, मैंने बस उससे कहा, तुम्हें बड़े भाई के नाते अपनी बहन की बात माननी होगी। एक बार उसने खुशी खुशी हमें बताया कि उसने हर सब्जेक्ट में परफेक्ट 100 मार्क्स हासिल किए हैं और हम सिर्फ थोड़ा सा मुस्कुराए, इसे नॉर्मल मान लिया। फिर भी जब लिली बमुश्किल पास हुई तो हमने एक तरह से जश्न मनाया। हर बीता हुआ पल उनके दिमाग में वापस तैरने लगता है और इस पल में लिंडा का दिल जैसे टूटने लगता है। बात यहां तक कैसे पहुंच गई? उनके आंसू उनके तकिए में समा जाते हैं। अगले दिन मैं बहुत देर से उठता हूँ और जब तक मैं नीचे आता हूँ पूरा परिवार पहले से ही टेबल पर खाना खा रहा होता है। और आज टेबल पर डम्पलिंग्स देखकर मुझे हैरानी होती है। डम्पलिंग्स ही एक ऐसी चीज है जो मुझे पसंद है, लेकिन लिली को यह पसंद नहीं है, इसलिए हमारे टेबल पर यह लगभग कभी नहीं बनता। एथन, आज तुम्हारी फेवरेट चीज बनी है। क्या तुम खुश हो? लिली मुझसे एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहती है, लेकिन मैं उसे मना कर देता हूँ, खाना नहीं खाता। फिर मैं अपना बैकपैक उठाता हूँ और सीधे दरवाजे से बाहर निकल जाता हूँ। रिचर्ड की आवाज मेरे पीछे से आती है। मैंने तुमसे कहा था कि यह सब मत बनाओ। देखो, पूरी तरह से वेस्ट हो गया। एथन, हॉस्पिटल ने कल मॉम को फोन किया था और सब कुछ बता दिया था। ये सच नहीं है ना? मेरा इरादा तुम्हें कभी बताने का नहीं था। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो ठीक है, लेकिन कृपया किसी और को मत बताना। मैं बस इन आखिरी 3 महीनों में शांति से रहना चाहता हूँ। यह सच नहीं हो सकता। चलो एक बार फिर से चेक करवा लेते हैं, ओके? अस्पताल से कोई गलती हुई होगी। मैंने उन्हें शांति से देखा और जाने के लिए मुड़ गया। अतीत में मैंने चाहे कितना भी किया हो, मुझे उनसे कभी एक मुस्कान भी नहीं मिली। अब यह अचानक आया बदलाव, मैं सच में इसका आदी नहीं हो पा रहा हूं। मेरे पीछे लिंडा रो रही है। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ है। तुम्हें विश्वास करना होगा कि मॉम तुमसे प्यार करती हैं। स्कूल पहुंचने के तुरंत बाद मैं दूर से मार्कस और लॉरेन को देखता हूं। मुझे देखते ही लॉरेन अनजाने में मार्कस से थोड़ा दूर हट जाती है। मैं बस एक छोटी सी मुस्कान देता हूं और उनके पास से सीधा निकल जाता हूं। मार्कस मेरा पड़ोसी है, वह दोस्त जिसके साथ मैं बचपन से बड़ा हुआ हूं, और लॉरेन वह लड़की है जिसके लिए मेरे मन में फीलिंग्स हैं। अगर पुराना मैं इस सीन को देखता तो मुझे निश्चित रूप से बहुत बुरा लगता, क्योंकि मार्कस भी लॉरेन को पसंद करता है। लेकिन अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मुझे इतनी ठंडक से जाते देखकर लॉरेन मुड़ती है और मुझे आवाज देती है, एथन, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। हम बस किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे और कुछ नहीं। मैं बस सिर हिलाता हूँ और क्लासरूम की तरफ बढ़ जाता हूँ। ये पहली बार है जब लॉरेन ने मुझे उसके साथ इतना रूखा बर्ताव करते देखा है और अचानक उसके दिल में एक डर सा बैठ जाता है। लॉरेन, चलो हम अपनी बात जारी रखते हैं। सॉरी, मुझे एथन के पास जाना होगा। वह आज अजीब बिहेव कर रहा है। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। इसके साथ ही लॉरेन मेरा पीछा करने के लिए भाग जाती है।
लॉरेन को जाते देखकर मार्कस गुस्से में अपने पास के पेड़ पर लात मारता है। मार्कस बचपन में मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन किसी मोड़ पर हम दूर होने लगे। बाद में मार्कस तो जानबूझकर मुझे परेशान करने के बहाने ढूंढने लगा था। जहां तक लॉरेन की बात है, मैं उससे बीच पर मिला था। उस समय वह डूब रही थी और मैं ही वही इंसान था जिसने उसे पानी से बाहर निकाला था। बाद में वह मेरी ही क्लास में आ गई और हम धीरे धीरे करीब आ गए। लेकिन जब मेरी कन्फेशन की बात आई तो उसने मुझे कभी साफ जवाब नहीं दिया। मुझे सच में लगता था कि इतनी मेहनत करने के बाद वह जरूर मान जाएगी। तभी लॉरेन जल्दी में मेरे पीछे भागती हुई आती है। एतन, तुम आज थोड़े अजीब लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। लॉरेन एक पल के लिए खामोश रह जाती है। अगर यह पहले होता तो वह सीन देखने के बाद मैं कभी मुस्कुरा नहीं पाता। उसकी बेचैनी और बढ़ने लगती है। जैसे ही लॉरेन कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है, मैं उसे बीच में ही रोक देता हूँ। लॉरेन, सच ये है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लॉरेन अचानक चौंक जाती है और अनजाने में वहां से भागना चाहती है। मैं बस हल्की सी मुस्कान देता हूँ, फिर मुड़ता हूँ और बिना कोई दूसरा शब्द कहे चला जाता हूँ। लॉरेन मेरी पीठ को घूरती रहती है और उसके अंदर कुछ बहुत दर्दनाक तरीके से चुभने लगता है जिसे वह समझा नहीं सकती। अतीत में मैं उससे जवाब मांगने के लिए दबाव डालता रहता, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता। क्लास में टीचर मार्कस को सवाल का जवाब देने के लिए बुलाती है, लेकिन अपने खराब ग्रेड्स के कारण वह बस वहां ब्लैंक खड़ा रहता है। ये देखकर टीचर आह भरती है। ऐसा लगता है कि एथन के ट्यूशन पढ़ाने से भी कोई खास मदद नहीं मिली है। एथन, मुझे तुमसे मार्कस की प्राइवेट में और मदद करने के लिए कहना पड़ेगा। मैं धीरे से अपनी सीट से उठता हूँ। मिस पार्कर, मुझे हाल ही में कुछ काम है। कृपया किसी और को ढूंढ लीजिए। मिस पार्कर अपनी पलकें झपकाती हैं और पूरी क्लास मुझे हैरानी से देखने लगती है। मैं हमेशा टीचर की नजरों में एक गोल्डन स्टूडेंट रहा हूं और सभी के लिए टीचर जो भी कहें, मैं कभी मना नहीं करता था। क्या कुछ हुआ है? मार्कस को अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह मुझे नफरत से घूरता है। मिस पार्कर, मार्कस को मुझसे प्रॉब्लम है। जब भी मैं उसे ध्यान से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, वह कभी सुनता ही नहीं है। मेरे पास खुद के बहुत सारे काम हैं और मैं इस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे इतनी साफ बात करते सुनकर मिस पार्कर बस अजीब तरीके से सिर हिला पाती हैं, जबकि क्लास के बाकी स्टूडेंट्स मुझे शौक होकर घूरते रहते हैं। क्या यह सच में एथन ही है? एथन कभी ऐसा कैसे कह सकता है? उसने सच में टीचर की बात को मना कर दिया। अगर यह पहले होता तो वह बिना किसी झिझक के तुरंत मान जाता। इन सब फुसफुसाहटों के बीच लॉरेंस सोच में डूबी मुझे घूरती रहती है और अपने दिमाग में पिछले पल को दोबारा याद करती है। अब वह लगभग श्योर हो चुकी है कि यह मेरे कन्फेस करने का अपना एक यूनिक तरीका है। दूसरी तरफ मार्कस न तो खड़ा हो पा रहा है और न ही बैठ पा रहा है। वह मेरी तरफ घूरता है। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं। छुट्टी की घंटी बजती है और क्लास मॉनिटर मार्कस को सफाई करने की याद दिलाता है। मुझे अपना सामान पैक करते देखकर मार्कस बिल्कुल मेरे सामने झाड़ू पटक देता है। एथन, मुझे आज कुछ काम है। तुम मेरे लिए सफाई का काम संभाल लो। मैं उस पर एक नजर डालता हूँ। मार्कस पूरी तरह से हक जताते हुए दिख रहा है। उसके अंदर मदद मांगने का कोई एटीट्यूड नहीं है, सिर्फ घमंड भरा हुआ है। मैं क्यों करूं? क्योंकि मुझे कुछ काम है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम हमेशा ऐसा नहीं करते? तब तक मैं अपना सामान पैक कर चुका होता हूँ और अपना बैकपैक कंधे पर टांग लेता हूँ। मार्कस साफ बता सकता है कि मैंने उसके एक भी शब्द को गंभीरता से नहीं लिया है। उसका चेहरा काला पड़ जाता है। हम साथ में बड़े हुए हैं। मुझे अभी कुछ काम है। तुम मदद करने से मना तो नहीं करोगे ना? मार्कस को इस तरह देखकर आसपास के सभी लोग मुड़कर देखने लगते हैं। अतीत में जब भी मार्कस ऐसा चेहरा बनाता था, मैं हमेशा शांति बनाए रखने के लिए मान जाता था, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि बातें खराब हों। मार्कस का चेहरा और उग्र हो जाता है, लेकिन मैं ऐसा बिहेव करता हूं जैसे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा हो और शांति से कहता हूं, तुम उस ना शब्द को हटा सकते हो ताकि तुम मदद कर सको। मेरा मतलब था कि ना मदद करने में से ना शब्द हटा दो। ये सुनते ही आसपास के कई लोग जोर से हंस पड़ते हैं और मार्कस का चेहरा गुस्से से हरा पीला हो जाता है। वह अपने दांत पीसने लगता है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? खुद को इतना खास मत समझो। मैं उस पर एक नजर भी नहीं डालता और सीधे उसके पास से गुजर जाता हूँ। मार्कस का सिर गुस्से से फटने लगता है। वह मेरे मुंह से गाली सुनना ज्यादा पसंद करता, बजाय इसके कि मैं उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दूं। गुस्से में लगभग पागल होकर वह मेरा कंधा पकड़ लेता है। वहीं रुक जाओ। मैंने तुमसे सिर्फ एक फेवर मांगा था। अगर तुम मदद नहीं करना चाहते तो सीधा कह सकते थे। तुम मेरे साथ ये सब नाटक क्यों कर रहे हो? क्या ये तुम्हें बहुत मजेदार लग रहा है? ये सुनकर मुझे अचानक अतीत की सब बातें याद आ जाती हैं और मैं हंस पड़ता हूँ।
मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने पहली बार वास्तव में मना किया था, तो वह मुझे सबक सिखाने के लिए लगभग मुझ पर झपट पड़ा था। दूसरों के सामने सबको शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं मान गया था और उसके बाद जब भी मैंने मना किया, वह वही ड्रामा दोबारा दोहराता था। मैं मुड़ता हूँ, मेरी आंखें ठंडी और दूर होती हैं। मेरी कोई मजबूरी नहीं है तुम्हारी मदद करने की। मेरी मौजूदगी मार्कस का बैलेंस थोड़ा बिगाड़ देती है। वह हकलाता है, क्या हम दोस्त नहीं हैं? हम दोस्त नहीं हैं। हम बस एक दूसरे को जानते हैं। और दूसरी बात, दोस्तों की भी मदद करने की कोई मजबूरी नहीं होती। और क्या किसी से फेवर मांगने का यह तरीका होता है? कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। सबको अपनी तरफ घूरते देखकर मार्कस को पसीना आने लगता है। मुझे लगा हम दोस्त थे और दोस्तों के बीच शब्दों का इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती। अपने आप को ज्यादा खास मत समझो, मैंने पहले ही कह दिया था कि हम दोस्त नहीं हैं। अगर आपके सारे दोस्त वही हैं जिन्हें आप हुकूम चलाते हैं, तो मुझे आपके दोस्तों पर सच में तरस आता है। जैसे ही मैं अपनी बात खत्म करता हूं, मार्कस का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आसपास खड़े क्लासमेट्स उसे हैरानी से चुप होकर घूरते हैं। उन्हें अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि वे क्या सुन रहे हैं। सबसे ज्यादा शौक तो लॉरेन को लगता है। एतन आज बहुत ज्यादा अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वह पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गया है। मेरी पीठ को देखते हुए उसे अचानक अपने दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। एतन, तुमने इस तरह से मेरा अपमान किया है। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। गुस्से में आकर मार्कस सीधे मेरी तरफ लपकता है। ये देखकर उसके पास खड़े दो स्टूडेंट्स उसे पकड़ लेते हैं और पीछे रोकते हैं, लेकिन उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी हैं। वह उन दोनों को धक्का देकर हटा देता है। मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर मैंने आज इसे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी मार्कस नहीं। इसके साथ ही वह अपनी मुट्ठी कसता है और मेरी तरफ भागता है। कुछ डरपोक लड़कियां डर के मारे चीख पड़ती हैं। मार्कस के अंदाज को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह मुझे जान से मारने वाला है। और कई क्लासमेट्स अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनसे यह देखा नहीं जा रहा। मार्कस एवरेज स्टूडेंट से काफी लंबा और भारी भरकम है, जबकि मैं थोड़ा कमजोर दिखता हूं, जो उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं सकता। मार्कस को अपनी तरफ आते देखकर मैं सीधे उसकी छाती पर लात मारने का प्लान बनाता हूं, जिससे मार्कस लड़खड़ाते हुए पीछे एक डेस्क पर जा गिरता है। कमरे में मौजूद हर इंसान बस वहीं सुन्न खड़ा रह जाता है। मैं उसे ठंडी नजरों से देखता हूँ। भूलो मत, मैंने पहले मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है। इसके साथ ही मैं अपना बैग उठाता हूँ और क्लासरूम से बाहर निकल जाता हूँ। एथन, मैं इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। मार्कस गुस्से और हताशा में चीखता है, क्योंकि वह बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर उसे जोर की खांसी आने लगती है। क्लासरूम के स्टूडेंट्स अभी भी अपने सामने के इस सीन को टकटकी लगाए देख रहे हैं। अब भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि आज वे जिस एथन को देख रहे हैं, वह सच में वही इंसान है। लॉरेन, लॉरेन, एक लड़की आवाज देती है। लॉरेन अपनी सीट से उठती है और मेरे पीछे भागती है। अगर ये कोई और दिन होता तो वह सबसे पहले भागकर मार्कस को देखने जाती। आज वह भी अजीब हो गई है। लॉरेन को इतनी जल्दी में बाहर भागते देखकर मार्कस अचानक हवा निकले गुब्बारे की तरफ फुस हो जाता है। उसके आसपास के सभी लोग उसकी तरफ हमदर्दी भरी नजरों से देखते हैं। क्लास के लोग सच सबसे बेहतर जानते हैं। भले ही मार्कस लॉरेन को पसंद करता है, लेकिन लॉरेन हमेशा मुझे ही पसंद करती आई है। एथन, मैं रुक जाता हूँ। कुछ नहीं कहता, बस एक दूरी बनाकर लॉरेन की तरफ देखता हूँ। तुम आज अजीब बिहेव कर रहे हो, तो क्या तुम मुझे डांटने आई हो? मेरा वह मतलब नहीं था। लॉरेन तुरंत घबरा जाती है, जल्दी से अपने हाथ हिलाती है। अतीत में लॉरेन सीधे तौर पर नहीं कहती थी, लेकिन उसके शब्द हमेशा मुझे ही कसूरवार ठहराते थे और वह मुझसे शांति बनाए रखने की उम्मीद करती थी। तो तुम असल में कहना क्या चाहती हो? आखिर हुआ क्या है? तुम आज ऐसे इंसान बन गए हो जिसे हम में से कोई पहचान ही नहीं पा रहा। मेरे मामलों में किसी और के ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं किसी और को प्रभावित नहीं करूंगा। लॉरेन का दिल न जाने क्यों तड़प उठता है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी नजरों में वह सिर्फ एक बाहरी इंसान है, जो सिर्फ एक नाम बनकर रह गई है? तुमने आज सुबह मुझसे कन्फेस किया था। क्या तुम मेरा जवाब नहीं जानना चाहते? जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम पहले हमेशा पूछते नहीं रहते थे? लॉरेन बेचैन होने लगती है। उसे लगता है कि अगर उसने इस बार मुझे जाने दिया तो हमारे बीच जो कुछ भी था वह सच में खत्म हो जाएगा। तुमने खुद ही कहा था। तुम्हारा वह मतलब नहीं था, इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अपनी लाइफ जियो, यही बेहतर है। मैं बस पहले अपना मन नहीं बना पाई थी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूं। क्या हम अभी भी पहले जैसे बन सकते हैं? हम हमेशा दोस्त रहेंगे। लॉरेन अपने सीने को थाम लेती है।
दोस्त शब्द ऐसा लगता है जैसे उसके फेफड़ों से हवा छीन रहा हो। ये पहली बार है जब उसने इस तरह का चुभने वाला दर्द महसूस किया है। मार्कस के सफाई खत्म करने के बाद आसमान में अंधेरा हो चुका होता है। वह हाथ में बैकपैक लिए एक खास कमरे में जाता है। वह कमरा हर तरह की पेंटिंग से भरा हुआ है और ठीक सेंटर में 20 साल के आसपास का एक यंग लड़का पेंटिंग कर रहा है। आवाज सुनकर वह पीछे मुड़ता है और मार्कस शर्मिंदगी से अपना मुंह खोलता है। सॉरी, ऑन्स्कर। ऑन्स्कर हमारे ही पड़ोस में बड़ा हुआ है और उसने एक बड़े भाई की तरह हमारा ख्याल रखा है। फिर से एथन से उलझ गए, है ना? जब भी तुम्हारी एथन से लड़ाई होती है, तुम यहीं भाग कर आते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि एथन भी यहाँ आता है। मार्कस चुप हो जाता है। अगर तुम उसे अपना दोस्त मानते हो तो तुम उसके साथ ऐसी चीजें क्यों करते रहते हो? मैंने आज फिर उसे परेशान किया। मैं बस उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। हम सब साथ में बड़े हुए हैं। फिर भी वह हमेशा मुझसे एक कदम आगे ही दिखता है। सबकी नजरों में वह जो भी करता है सही होता है। आप सबकी नजरें सिर्फ उस पर ही क्यों रहती हैं? क्या मैं आप लोगों के लिए एक्सिस्ट भी नहीं करता? ऑस्कर जानता है कि मार्कस के साथ मेरा झगड़ा बहुत पुराना है, जो उसके कुछ शब्दों से सुलझने वाला नहीं है। मार्कस एक बार रोते हुए ऑस्कर के पास गया था और उसे बताया था कि उसकी माँ हमेशा उसकी तुलना मुझसे करती है, हमारी पर्सनालिटी की तुलना